ये एपिसोड एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट का अब तक का सबसे ज़्यादा यूनिक और पर्सनली मेरा फेवरेट एपिसोड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको लगता होगा मैं हर एपिसोड में ये कहता हूँ, बट नहीं, आज वाला एपिसोड लिटरली बहुत ज़्यादा यूनिक है। एक सबसे बड़ा रीज़न, आपने हमारे चैनल पे इतने सारे एपिसोड्स देखे, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टेरो, इन सारे ऑकल्ट साइंस एपिसोड्स में ये वाला सबसे ज़्यादा हटके और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई जाएगा। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्लान्स बना लेते हो, बिजनेस प्लान्स बना लेते हो, वो छोड़ के चला जाता है। या फिर आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो, आपके कुछ ड्रीम्स बन जाते हैं। मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? हमने जब एस्ट्रोलॉजी की बात करी तो कुछ योग होते हैं। अब वो योग क्या होते हैं, इसको समझने के लिए वी हैव मिस मोहिनी शर्मा। मिस मोहिनी शर्मा की हमने पूरी कुंडली निकाली। वो कौन है मैं अभी आपको बताता हूँ, बट इस पॉडकास्ट में क्या है आप ये जानो। वी हैव एन एक्सपर्ट सीक्रेट एस्ट्रोलॉजर जो पॉडकास्ट रूम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं और जो पूरी एनालाइज कर रहे हैं मोहिनी मैम की कुंडली को। मोहिनी मैम की कुंडली से हमने जाना कि ये इतनी सक्सेसफुल, जो बिल्कुल जैसे आपका कोई काम होता है जिसमें आपके सारे चेकलिस्ट होती है कि यार यहाँ पे तो हार है ही नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ काम बनने ही वाला है, और फिर जाके चीजें खराब हो जाती हैं। इन सारी सिचुएशन से आप कभी ना कभी गुजरे हो, ऐसी ही मोहिनी मैम भी गुजरी। तो हमने इस पॉडकास्ट में पूरा डिकोड किया कि कैसे वो जीतते जीतते रह गई और कैसे वहां से उनकी लाइफ टर्न हुई, उनकी पर्सनल स्टोरी और एस्ट्रोलॉजी का जो ये मिक्सचर बना है। दिस एपिसोड इज ऑल फॉर यू। इससे आपको पता लगेगा कि आपको इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देख के एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ साथ आपको एक सुपर एंटरप्रेन्योर, सुपर वुमेन की स्टोरी मिलने वाली है। मिसेस मोहिनी शर्मा फाउंडर एंड डायरेक्टर है मिसेस इंडिया आईएनसी की। दिस एपिसोड इज माय फेवरेट लिटरली, एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय मोहिनी शर्मा ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, वेलकम टू एडॉन टॉक्स एंड थैंक यू सो मच इतनी दूर से यहाँ आने के लिए, हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। और आज के पॉडकास्ट में वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल, जिसके लिए हमने आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी थी, बिकॉज आई टेल यू वाई। बहुत सारी ऑडियंस, लाखों की तादाद पे ऑडियंस आई है जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, ऑकल्ट साइंस में बिलीव करती है। आई डोंट नो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इन सारी चीज़ों को लेके, बट ऑडियंस को ये जानना है। एंड हमने सोचा है जो भी अभी यूजली बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, बट आई वांट कि हम डिफरेंट कैटेगरीज को भी समझें, सो दैट हम इसको और ब्रीफली समझ पाए कि कैसे ये साइंस काम करती है एंड कैसे लोगों के करियर में इतना इम्पैक्ट डालती है। सो आई वांट कि जल्दी से आप ऑडियंस को बता दो एक बार कि क्या क्या करते हो आप, एंड ओवर टू यू। So firstly, thank you so much for having me here. And one of the major reasons मैं आपसे और आपके प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मेरा भी इंक्लिनेशन अक्ल साइंस को लेके काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे आपकी सारी ऑडियंस बिलीव करती है, मैं भी काफ़ी फर्म बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बट हर एक एरिया पे बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है। Talking about myself, my name is Miss Mohini Sharma and I'm the director and the founder of Mrs. India INC. Mrs. India INC is a beauty pageant for Indian married women. हम national beauty pageant organize करते हैं and we are the exclusive license holder of all the international pageant. तो जो भी national level पे ये pageant जीतता है, जो भी winners होते हैं, वो इंडिया को इंटरनेशनल pageant पे रिप्रेजेंट करते हैं। Mrs. World, Mrs. Galaxy, Mrs. Globe, Mrs. Earth. Perfect. Wow. Okay. So why Mrs. Why not Miss? आपने इस कैटेगरी में क्यों सोचा एंड सब कुछ? तो obviously इसके पीछे एक कहानी है and we'll have to Channel is yours now. we'll have to go back to 2016. 2016 जब मैंने Mrs. India का टाइटल जीता था. Right. And that's when I represented India at Mrs. World. और वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल, ऊपर नीचे हुई है। और 2016 में जो मिसेस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में हुआ था, तो मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। मैं आपने बाकी प्लेटफॉर्म पे भी दे रखी है, तो आप बाकी जगह भी मैम को देख सकते हो। अभी ये छाई हुई है हर जगह, हर पॉडकास्ट पे। सो वी वांट थोड़ा सा हम लोग हर चीज़ को टच करेंगे, बट थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली इसको लेके जाना चाहता हूँ मैं, बिकॉज ऑडियंस को बहुत इंटरेस्ट है। एंड
बहुत सारे सवाल आते हैं जब एस्ट्रोलॉजर आके बैठता है, तो वो सब पूछते हैं कि क्या ये एक्चुअल में हमारे पे काम करेगा नहीं करेगा. सो हमने अभी तक इनसे कुछ भी कोई रेमेडी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ही नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल नहीं बोलूँगा, नॉर्मल वो भी है, बट इन चीज़ों से इतने अलाइंड नहीं है. हाँ. प्रोफेशनली नहीं कर रहे हम. हाँ. हम दोनों के प्रोफेशन बिल्कुल अलग है. सो आई वांट, अभी स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि स्टूडियो में वी हैव वन एस्ट्रोलॉजर जिनका मैं नाम फेस अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनके साथ हम एक सरप्राइज आपको लाएंगे, आपके लिए ला रहे हैं. बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने जब आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मांगा था, तो हमने आपकी काइंड ऑफ कुंडली बनाई है. ओके. हाँ, काइंड ऑफ कुंडली निकलवाई है. सो एस्ट्रोलॉजर की आप आवाज़ सुनोगे, और हमारे को भी देख रहे हो. सैडली अगर आप एस्ट्रोलॉजर को भी देखना चाहते हो, बट फ्रेम में है थोड़ी सी खूबसूरती, तो इट्स फाइन, आप मैनेज कर लो. ओके, सो 2016 में आई वांट कि आप मैम बताइए कि क्या चार्ट थे, क्या प्लैनेट्स थे, एंड कुछ चीजें आप थोड़े से सवाल वो पूछेंगी. आई गेस ऑकवर्ड ना हो ये. बिल्कुल नहीं. Perfect. बिल्कुल नहीं. एब्सोल्युटली ओके. ओवर टू यू मैम. थैंक यू वरुण. हेलो मैम. मैम एक्चुअली हमारी लाइफ में जो भी होता है, प्रोफेशनली पर्सनली, कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजिकली हम बाय बर्थ जो चार्ट लेकर आते हैं उससे कनेक्ट करता है. आप बिलीवर हो या नहीं, बट आप जिस टाइम पे मिसेस इंडिया का खिताब जीते, उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजी की पोजीशन ही ऐसी थी जो आपको इस लाइन में लेकर गई और आप विन करके आए. ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ, जब आप एज ए मिसेस इंडिया का खिताब आपने जीता, उस टाइम पे आपकी मरकरी की रिलेशन चल रही थी जिसके अंदर सैटर्न था. थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी करते रहना प्लैनेट्स को, क्योंकि हमें नहीं समझ आता थोड़ा सा ऑडियंस और हमारी भाषा में कि मरकरी से क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान. एक्चुअली मरकरी जो आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, मरकरी मीन्स बुध, आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह हैं. जब आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे वहाँ कंपटीशन के अंदर ले जाएगा आपको. ठीक है, वो आपके गेन हाउस में प्लेस्ड है. ठीक है, कंपटीशन के थ्रू आपको लाइफ में प्रॉफिट होगा. ओके. ठीक है, उस ड्यूरेशन में आपकी वो जो टाइम पीरियड था, वो ड्यूरेशन चल रही थी आपकी, जिस वजह से आप मिसेस इंडिया का खिताब जीती. ठीक है, आपको सपोर्ट मिला. बट साथ में सैटर्न भी था, शनि था. शनि का क्या है मैम कि वो आपको लेट देता है बट बहुत वास्ट देता है, मतलब बड़ी चीज देता है. आप वो, मैं एक कारण के लिए बोलूंगी, मिसेस इंडिया आप जीत गई, बट इंटरनेशनल लेवल पे जब आप रिप्रेजेंट करने गई तो वहां पर आपको शायद हार का सामना करना पड़ा. जी जी. वो इसलिए क्योंकि सैटर्न साथ में था. सैटर्न जब साथ में होता है आपकी लाइफ में डिले करेगा बट आपको बहुत अच्छा देगा. शायद उस टाइम पे जो डिले हुए उसी का कारण है कि आपने मिसेस इंडिया आईएनसी की फाउंडेशन रखी, जो इस टाइम इतने ग्रोइंग लेवल पे है, आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. तो मिसेस इंडिया आईएनसी का आइडिया मुझे एक्चुअली मिसेस वर्ल्ड हारने के बाद ही आया. Okay. और अब मुझे समझ रहा है आपसे बात करके कि जो सैटर्न की पोजीशन थी, क्योंकि सैटर्न इज नोन आपकी मेहनत का फल देना, क्योंकि सैटर्न का यही काम है, अगर आपने मेहनत किया तो आपको फल मिलेगा. बट सैटर्न का ये डिसीजन भी होता है कितनी मेहनत करवानी है. हाँ, जितना मैंने समझा, सैटर्न कार्मिक है बहुत, कि जितना आप कर्म करोगे, चाहे जैसे भी कर रहे हो, अगर आप अच्छे कर रहे हो तो अच्छे फल, अगर बुरे कर रहे हो तो बुरा फल मिलता है. सच में आपको हार्ड वर्किंग बनाता है कि आपको कोई भी काम करना है, आपको उसके लिए घिसना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. फ्रूट मिलेगा आपको, बट आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा. जैसे केतु की दशा चालू हुई 2016 के बाद से आपको, जिसमें आपको कुछ उसने फोर्स किया कुछ नया करने के लिए, आपको अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो बहुत ही सही कहा आपने, और काफ़ी डिटैचमेंट भी हुए वो स्टेज पे, और काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स भी मैंने हाथ में लिए. बट वो जो हार थी, और वो किस कारण से थी, अब मैं आपसे बात करके भी समझ रही हूँ. वो हार के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये इंडिया ये हार डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए वो हार कम थी और मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए वो हार ज़्यादा थी, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिसेस वर्ल्ड स्टेज. लेट्स मेक इट थोड़ा सा स्लो और ईजी. आप मेरे को वो टाइम आपका कैसा चला था, हमने प्लैनेट समझे कि क्या था. अब आई वांट टू नो योर माइंडसेट, क्योंकि जितना जब एस्ट्रोलॉजर से मैं बात करता हूँ तो मैं जब भी अलाइन कर पाता हूँ ना, मैं हमेशा अपने माइंडसेट के साथ कर पाता हूँ कि वो कहते हैं ऐसा होने वाला है ना, आई फील कि यार यही तो मैं सोच रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं अगेन डिटैचमेंट वर्ड बहुत क्लोजली रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जब तैयारी में थी, मैं मिसेस इंडिया की तैयारी में थी, और उसके बाद जब मैं मिसेस वर्ल्ड की तैयारी में थी, सबसे मेजर चीज़ आपकी तैयारी में होती है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में सबसे बड़ी चीज़ आती है डिटैचमेंट.
आपके एडिक्शन से, आपकी बुरी आदतों से, आपकी लतों से आपको डिटैच होना पड़ता है और एक न्यू रूटीन डिसिप्लिन सेट करना पड़ता है। यहाँ पर आई थिंक जितना मैं समझ रही हूँ अब, जो सैटर्न और केतु की प्लेसमेंट थी, शायद मैं गेस कर रही हूँ, शायद उस चीज़ से मैं डिसिप्लिन लाइफ कर पाई और हर एक चीज़ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो मुझे मेरे राह से भटका रही थी और जो मेरे राह में ऑब्स्टिकल और चैलेंज बन रहा था, उनको मैंने बाहर निकालना शुरू किया अननोइंगली। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये चीज़ से मैं बाहर क्यों निकली, वो चीज़ से मैं, हाँ, बट वो टाइम पे इट wasn't सूटिंग माई पर्सनैलिटी, इट wasn't सूटिंग माई ड्रीम्स एंड माई गोल्स, इसके लिए मैं उसे निकाल रही थी। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं बोला, ये एक वैसा भी फेज था जहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड से अलग हुई। सो आई वेंट थ्रू अ डिवोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली बिकॉज आई फेल्ट दैट this phase of life is not complementing my marriage, or my marriage is not complementing my career. It was 2016. So I separated from my husband, and that was also one of the biggest detachment that I went through. Technically, yeah. Yes, absolutely. And everything was done only and only with the intention of focus on the goal that I have. Okay, जाते हैं हम गोल की तरफ, बट आई वांट टू आस्क कि जो इन्होंने बताया, कौन से 2 प्लैनेट्स बताया आपने? आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट सैटर्न एंड केतु। ओके, सैटर्न एंड केतु की जब हम बात करते हैं तो जितने भी ऑडियंस सुन रही होगी वो डेफिनेटली अपना सैटर्न और केतु देख रही होगी। तो जल्दी से बता दो कि इससे सबकी मतलब क्या इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली मैम की केतु की जो दशा स्टार्ट हुई थी, केतु की दशा आपको डिटैच करती है, आपकी पर्सनल लेवल पर भी आपको हर चीज से दूर निकालती है। वो आपको अपनी खोज के लिए बोलती है कि आप कौन हो, खुद को पहचानिए। तो इसलिए केतु की दशा आती है जो आपको सिखा कर जाती है आप सभी चीज़ों से डिटैच हो और आपको अपनी खोज करनी है, निकलना है अपने लिए। शायद वही सब हुआ होगा आपके साथ में। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। और जब किसी चीज़ की खोज करनी होती है तो जैसा कि मैंने कहा कि गोल शायद एक बहाना था। हाँ। मेरा जो मिसेस इंडिया INC स्थापित करने का गोल था, मेरा जो इंडिया के लिए क्राउन लाने का गोल था, उस समय मुझे वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ लग रहा था। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद की पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, मैं खुद को कहीं ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ। यूजुअली क्राइसिस में सब जाते हैं, इंटरनल जाते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअल पाथ बोलते हैं। एग्जैक्टली। और हाँ, वो दशा होती है। अगेन स्पिरिचुअल पाथ पे भी इंसान तब जाता है जब उसका समय ऐसा आता है, वो दशा ऐसी आती है जो आपको उस तरफ लेके जाती है, जो आपको आपसे मिलाती है। स्पिरिचुअल पे जाने की भी कोई दशा होती है, लाइक कोई प्लैनेट्स का सिंक होना या कुछ? केतु अगेन जो स्पिरिचुअली आपको जो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता है स्पिरिचुअल होने के लिए, वो केतु है। तो केतु इज द रीजन फॉर डिटैचमेंट, केतु इज द रीजन टू सेट समवन ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। अगर उसकी अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड से होगी तो वो कभी खुद को स्पिरिचुअल पाथ में नहीं सेट कर पाएगा। अब आप जिस कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, मैं इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद भी अभी तक कंफ्यूज हूँ। तो आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हो या कैसे हो? हाँ, मैं डेफिनेटली कंसल्ट करती हूँ, बट अब जैसे मैम थोड़ा सा भी बोल रही है तो मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ और इसलिए इतनी ज्यादा मैं डिटेल में चीजों को बता पा रही हूँ। राइट। इसलिए भी बता पा रही हूँ, हम इस पॉइंट पे बाद में आएंगे कि करंटली वापस से मेरी केतु की दशा शुरू हुई है 2016 के बाद। ओह, तो मतलब ये आपके लिए सरप्राइज नहीं है? ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं है और मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं एक मंजी हुई खिलाड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ और शायद अब मुझे बेहतर तरीके से आता है। इस डाउन को मैं एज अ वेपन यूज कर रही हूँ अपना। तो मुझे पता है कि आई एम गोइंग थ्रू डिटैचमेंट एंड दिस इज माई स्पिरिचुअल टाइम। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं स्पिरिचुअल अवेकन हो जाऊं ताकि मैं आने वाले संघर्षों के लिए बहुत उम्दा तरीके से तैयार रहूं। परफेक्ट। ऑडियंस को मैं ब्रीफ दे दूं कि हम लोगों ये कुछ भी प्लान नहीं था, लाइक पॉडकास्ट का टॉपिक ही मेरी जो टीम ने मेरे को ब्रीफ भेजा था वो था कि हमारे को ये सारे टॉपिक्स पे बात करनी है, और आने के बाद वी जस्ट रैंडमली स्टार्टेड। और फिर जो हमने सोचा था कि हम डेट ऑफ बर्थ से करेंगे, सो जो एस्ट्रोलॉजर है उनको इनके बारे में बहुत कम ब्रीफ है, लाइक बहुत सिर्फ आपके टाइटल्स और इनके बारे में पता है, बट जो आपकी लाइफ में बीता वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि हम
आज ही मिले हैं। ऑल्सो मैं गेस कर रही हूँ, मैम बताएगी अगर मेरा गेस सही है, अगर क्योंकि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, वो वाला जो फेज था और ये वाला जो फेज है करंटली वो बहुत सिमिलर है, ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ। अगर प्लैनेटरी पोजीशन सेम है ये मैम बताएगी, और अगर अलग है तो कहाँ अलग है वो भी हमें मैम बताएगी। लेट्स सी। एक्चुअली मैम केतु का पीरियड चल रहा था आपका लास्ट 6-7 ईयर से, जो आप फेस कर रहे थे, सारा डिटैचमेंट हो गया या डिवोर्स हो गया, कुछ भी जो भी आपने देखा अपनी लाइफ में, वो इसी ड्यूरेशन के कारण था। अब 2025 दिसंबर के बाद से आपकी शुक्र की दशा चालू होने वाली है। हाँ जी। अभी का क्या चल रहा है? अभी इनका केतु की तो मेरा सेम पीरियड चल रहा था, केतु की दशा है उनकी खत्म होने पे पीरियड पे है। ओके ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं दोबारा से आपको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करवाएगी। जब वीनस स्टार्ट होगा आपका, किसी भी दशा का इम्पैक्ट आपको 6 महीने साल पहले दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके ठीक है, उसके इम्पैक्ट आने लगते हैं आपके चार्ट पर, आपकी बॉडी पर, आपके सराउंडिंग्स पर, आप जिन लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट टेन्योर में आपके साथ कौन लोग कनेक्ट होने वाले हैं, लंबे जुड़ने वाले हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं एंडिंग पॉइंट पर। तो आपकी जो शुक्र की दशा चालू हो रही है आपके, वैसे मैं बताना चाहूंगी आपको, आपके बर्थ चार्ट में शुक्र एक्सॉल्टेड है, उच्च का शुक्र है। ठीक है, जो 12th हाउस पे प्लेस्ड है। किसी का भी शुक्र अगर 12th हाउस में होता है वो अपने उच्च लेवल पर होता है, जो आपको इंटरनेशनली बहुत ग्रो देता है। और मैम आप तो हैं ही ब्यूटी लाइन में, तो शुक्र कारक ही ब्यूटी का है। तो अक्सर अभी मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ चीज़ों को। अक्सर अभी जैसे मैं पैजेंट इंडस्ट्री में आई 2016 में, मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे इंडिया को वो अचीवमेंट देना है जो इंडिया आज तक नहीं ले पाया पैजेंट इंडस्ट्री में व्हेन इट कम्स टू मैरिड वुमेन। एंड थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस, भगवान का बहुत ही इसमें बड़ा हाथ रहा है एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ तो मैं सारा क्रेडिट ऊपर वाले को देती हूँ। इंडिया ने वो नज़ारा देखा पिछले 4-5 सालों में जो 20 सालों में नहीं था। इंडिया ने वो अचीवमेंट्स देखे मिसेस सेगमेंट में जो 20 सालों में नहीं देखे। और अक्सर मेरे मन में पहले आता था कि इंडिया मिसेस सेगमेंट में ट्रेंड सेटर होना चाहिए। इंडिया को देख के सारी कंट्रीज अपने कंटेस्टेंट को प्रिपेयर करके भेजनी चाहिए। लेट्स थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हट के हल्का सा आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि अभी हम बहुत सारी बात करेंगे, बट थोड़ा सा हट के आई वांट टू नो द स्टोरी कि जब आप 16 में आप जीते, उसके बाद से जल्दी क्योंकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी मिलना चाहिए, एक बार बताओ कि क्या हुआ था, फिर कैसे माइंडसेट बदला, और फिर आपने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स आई, क्या डाउनफॉल्स आए? तो मिसेस वर्ल्ड जब मैं 2016 में हारी, वो मेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल था, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में सोच रही थी कि मैं 500% क्राउन इंडिया के लिए लेकर आऊंगी। और सेम साल में मतलब ग्राफ, हाँ इंडिया जीती, मिसेस इंडिया जीती, ग्राफ ऊपर हुआ, फिर मिसेस वर्ल्ड हारी, ग्राफ एकदम नीचे आ गया। वो भी आप ही बता पाओगे इतना मेजर अप एंड डाउन क्यों हुआ है। हाँ एंड जब हम नेशनल लेवल जीते, कोई भी लड़की अभी मैं देखती हूँ विनर नेशनल लेवल जीती तो वो बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहती है, बट अब हमारा काम होता है उसको ग्राउंडेड करने का, क्योंकि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट जब मैं वर्ल्ड के लिए गई और जब मैं हार के आई, तब मैंने रॉक बॉटम हिट किया मेरा। क्यों? क्योंकि मैं डिटैचमेंट फेज में थी, मुझे कहीं पे खुशी मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैंने खुद को हर चीज़ से डिटैच कर दिया था। एक चीज़ होती है ना, ये खिलौना नहीं मिला तो इस खिलौने में मन लगा दिया, ये नहीं मिला तो यहाँ लगा दिया, बट मेरे लिए ऐसा था कि मैंने सबको नकार लिया था जी। अब मेरे लिए कोई रास्ता था ही नहीं आगे। जैसे कि मिसेस वर्ल्ड हारने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं उस फेज़ पे पहुँच गई और मैं मूव ऑन नहीं कर पाई हार से। आज की तारीख में हम बोलते हैं कि मूव ऑन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पर अगर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, अगर आप हारे हो और अगर आप उससे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो या तो आप वहाँ से बहुत बड़ी सीख लेके निकल रहे हो, जो मैं कर रही थी। मैंने सीखा कि हमारे फ्लॉज और हमारे लूप होल्स क्या हैं। अगर मिसेस इंडिया वर्ल्ड नहीं जीत कर आ रहा है 16 सालों से, तो कहाँ कम पड़ रहा है? क्या थे रीजंस? आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स में, एक एग्जांपल दूंगी, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर हमारा खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो उसके पीछे कोच का हाथ होता है। एब्सोल्युटली। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और मैंने स्केटिंग भी सिखाई है बच्चों को, सो आई नो द कोच, वैल्यू ऑफ कोच। और हम जैसे बिजनेसमैन के लिए एक एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा कोच माना जाता है, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं और उनकी तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। वो भी एक कोच का रोल प्ले करता है, और ऊपर से हमारा जो ट्रस्ट उन पे रहता है वो अपने आप बहुत सारी चीज़ों को लाइन पे ले आता है। ऑल्सो आई वांट टू से
इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं मेरे से, स्पेशली मेरे रिश्तेदार जो डायरेक्ट एक्सेस है जिनके पास मेरे फ़ोन नंबर का, और सीधा कॉल कर देते हैं, और मैं नहीं उठाता तो घर पे कॉल कर देते हैं कि वरुण से पूछो ये। सो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, आप बताना, शायद आपका अलग हो या सेम हो। आप अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना है और अगर आपको मेरा पर्सपेक्टिव जानना है तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आई बिलीव इन ऑकल्ट साइंस, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन वास्तुशास्त्र, आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव इन द साइंस, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर। तो मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर से जुड़ रहे हैं, जिससे भी जुड़ रहे हैं, आप बस जब तक आपको उनमें बिलीव नहीं होता ना कंप्लीटली, तब तक आप बिल्कुल ऑल इन अपने पैसे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी मत डालना। ये मेरी एडवाइस है सबको। मैं उन पॉडकास्ट में ये बोल नहीं पाता जिनमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं सामने, कि किसी को भी ऑफेंड नहीं करना, बट अभी मेरे को मौका मिला तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस मेरी तरफ से। बहुत सही कहा आपने वरुण, क्योंकि जब तक आपका विश्वास आधा है तब तक तो आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। अगर आप रेमेडी आपको फलेगी नहीं। अगर आप किसी भगवान को प्रे कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो किसी भगवान से, और माइंड, बैक ऑफ द माइंड कहीं पे आपका डाउट है, तो वो आपकी विश कैसे पूरी होगी? भगवान भी बोलेगा कि तू पहले खुद पे तो भरोसा कर ले, मुझसे कुछ मांग रहा है तो। ये भी है। तो सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजर। अगर आपको 100% 500% उन पे फेथ नहीं है तो वो आपको फलेगा ही नहीं। मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ, क्योंकि पूरा गेम बिलीफ और पूरा गेम फेथ का है यहाँ पे। आप कोई रेमेडी करते हो? क्योंकि आपने बताया कि आप कंसल्ट तो करते हो, तो रेमेडी देते हैं तो कुछ करते हैं। हर चीज की अलग रेमेडी होती है, और मैम यहाँ पे बैठी है, मैम बताएगी आई थिंक जब केतु की दशा होती है तो क्या रेमेडी करना चाहिए, जब शनि की दशा होती है तो क्या रेमेडी करना चाहिए। आपने करी कोई प्रैक्टिस? वरुण को कॉफी पसंद है, मोहिनी को चाय पसंद है। अगर आपको इम्प्रेस करना तो आपको चाय नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप शनि अगर आपका खराब है, आई गेस यही वर्ड्स यूज करते हैं, अगर, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, काइंड ऑफ, एब्सोल्युटली, है ना? एक्चुअली शनि जब भी आता है आपको हार्ड वर्किंग बनाता है। शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसकी दशा है, अंतर्दशा है, कितना भी टाइम पीरियड के लिए अगर आपके साथ शनि आ रहा है तो आप कुछ ना कीजिए, वर्किंग हो जाइए, किसी भी फील्ड में काम कीजिए, काम करते रहिए। जिम ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कीजिए चाहे, लेकिन आपको अपने फील्ड में बना रहना, काम करना है, वर्किंग रहना है। अगर आप काम नहीं करेंगे, सबसे शनि को एक्चुअली नफरत है आलस से। जो जितना बंदा लेजी होता है उसका सैटर्न उतना खराब होता है। इससे अच्छी रेमेडी क्या होगी? राइट, इससे अच्छी रेमेडी, आप यहाँ वहाँ हाथ पैर क्यों मारते हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक जिद है, मुझे ये चाहिए। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो कि ये मुझे अपनी विश पूरी करनी है। एस्ट्रोलॉजर आपको समझाएगा, देखो शनि की दशा चल रही है, हार्ड वर्क करो, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फेम ग्लोरी चाहिए, शायद इसको टाइम लगेगा। नहीं, मुझे फेम ग्लोरी ही चाहिए, आप मुझे इसका रास्ता बताओ, इसकी रेमेडी बताओ। अब आप खुद से पूछो कि आप कितने जिद्दी हो रहे हो कि आप प्लैनेट्स के अगेंस्ट जाना चाह रहे हो। देयर इज अ रीजन आपको प्लैनेट कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली प्लैनेट्स का काम ये है कि वो आपको सही राह दिखा पाए। हाँ, काइंड ऑफ। उसके बाद जो आपका दशा आना है उसके लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। ओके। अगर आप ये स्किप कर दोगे तो आप उसके भी मजे नहीं ले पाओगे, दूसरे स्टेप के भी मजे नहीं ले पाओगे। तो मैं वो वाले फेज पे आती हूँ जहाँ मैम ने बोला कि डिटैचमेंट फेज चल रहा था, शनि की दशा थी जहाँ मेरा हार्ड वर्क चल रहा था। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट मैच फॉर समवन टू अचीव द गोल। उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ कर दिए, डिसिप्लिन आ गया उन्होंने, हाँ, वो डिसिप्लिन हो गया है, उसने अपना सब कुछ एक गोल में लगा दिया है। शनि है तो शनि की वजह से हार्ड वर्क और मेहनत शुरू कर दी है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उस समय चाहिए थी, पर कहीं पे आपको अपना मन मानना पड़ता है। अच्छे से अच्छे समय पर भी आपको अपने मन को पकड़ के ट्रैक पे लाना पड़ता है। अगर हम ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझे, बिकॉज मेरे को फिलोसफिकल लेवल और माइंडसेट पे इंसानों को समझना बहुत पसंद है। सो आई वांट टू नो, जब आप जीते तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा रंगीन था, बट जब आप हारे तो एक होता है जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं जीतूंगा, और जब आप हारते हो तो वो एक तरीके से बहुत बहुत भयंकर होता है, जैसा मैंने कहा रॉक बॉटम हिट। हाँ, वो होता है। और फिर उस टाइम पे आपका माइंडसेट, आपने बताया कि बहुत डिटैच हो रहा था, और प्लैनेट्स भी आपके वो बता रहे थे। इस टाइम पे मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपना चार्ट देखना नहीं आएगा, बट वो इमोशंस समझते हैं, वो इमोशंस कैच कर लेंगे। तो उस टाइम पे आपका इमोशनल फेस क्या था? लाइक आपको
एक डिटैचमेंट ये होती है कि मैं सब छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा, और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। दूसरा होता है कि फाइट बैक करते हैं, डिप्रेशन में भी आते हैं पर अब उससे कुछ और करने की कोशिश करते हैं कि मेरा नहीं होता, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा ऐसा। तो आपका क्या वो फेस था इमोशनली, उसके बाद आपने वो क्या किया, और उसके बाद देखो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम जाके निकाल लेंगे, ऑनलाइन सब मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वो भी चीज़ें बताइए। काफ़ी डिटैचमेंट बाय चॉइस थे और काफ़ी डिटैचमेंट मजबूरी में करने पड़ रहे थे। ओके। यहाँ पर इसलिए प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग बोलते? कि जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है वहाँ पे प्लैनेट्स का कंट्रोल है। लाइफ भले आपकी हो बट चीज़ें वही होंगी जो प्लैनेट्स की दशा होगी, जो प्लैनेट की पोजीशन होगी। तो अगर आप मुझे पूछो कि डिटैचमेंट कैसे हो रहा था तो मैं बोलूँगी कुछ चाहकर हो रहा था, कुछ नहीं चाहकर भी हो। तो अब बेसिकली आपका पॉजिटिव माइंडसेट अब हो गया। बट उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे ना आपको, आई गेस कि उस टाइम पे आपको प्लैनेट की समझ नहीं आ रही होगी, और उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में कोई सोचता भी नहीं है कि भाई मेरा शायद शनि भारी है, मैं रो रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा शनि भारी है। तो वो बिल्कुल नॉनसेंस है। एक मैच्योर इंसान सोचेगा, बट हाँ अगर जो अवेयर है उस टाइम पे थे, ज्ञान है उस टाइम पे नहीं। ओके। उस टाइम पे पता नहीं क्यों वापस से काफ़ी चीज़ें सवालों पे ही ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्यों एक जुनून था, हार का जवाब देना था, इंडिया क्या है ये प्रूव करना था मुझे। एट द सेम टाइम मैं कौन हूँ वो मुझे समझना था, वो मुझे आइडेंटिफाई करना था और वो प्रूव करना था। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं नहीं समझा पाऊंगी। वो क्या परिस्थिति थी वो मैम बताएंगी। जो मेरे दिमाग में विचार आए तो आए और इतने स्ट्रॉन्ग आए। एक होता है कि हाँ मैंने सोचा और फिर एक महीने में मैंने सोचा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट जर्नी कि आपने कैसे वो अचीव किया। एक होता है हमने सोच लिया, हम जानेंगे कि कैसे अचीव किया, फिर हम एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि क्या ऐसे प्लैनेट थे जिन्होंने आपको पुश किया या आपके सहयोग किया। मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आई। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो आपको डिफ़िकल्टी आती है। मेरी पहले हार की वजह से मैं इतनी पुश हुई और मैंने एक गोल सेट किया जो कि मुझे पता था कि मैं एक डिफ़िकल्ट रास्ता ले रही हूँ। ये आसान नहीं है कि इंडिया को 16-17 साल बाद क्राउन दिला कर लाना और अपने दिमाग में सोचना। शायद प्रोसेस पे मुझे भरोसा था कि हाँ मुझे मालूम है कि क्या क्या लूप होल्स हैं। मेरे हारने से मुझे काफ़ी जवाब मिले और इन जवाबों का मैं यूटिलाइज करके एक नया प्रोसेस सेट करूं, एक नई कंपनी स्टार्ट करूं जिससे मेरे बाद कोई औरत खाली हाथ ना आए, कोई भी फीमेल इस तरीके से टूट कर ना आए जिस तरीके से मैं आ रही हूँ। आपने मूवी देखी है चक दे इंडिया? हाँ, आई कुड रिलेट टू इट। अब किसी और ने बोला ये? आई कुड नहीं, बट मुझे थॉट आया था। और कोच ओके, बताइए सॉरी। वो मूवी में एक दो ऐसे सीन भी हैं जिसको बहुत क्लोजली रिलेट करती हूँ। तो है भारत का, दुनिया का दस्तूर है जब आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और वही इंसान जब उससे कोई गलती हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता तो लोग ब्लेम करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। ये हमारी भाषा है। अगेन यहाँ पे प्लैनेट्स इस तरीके से रोल प्ले करते हैं घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी आई जाती है। बट कहाँ थे हम, मैं क्या आप बता रहे थे? हाँ, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मेरा थॉट प्रोसेस हो गया था कि जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे, चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। बताइए कुछ जो भी आपको याद है, कोई भी ऐसी स्टोरी उस टाइम का, कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको याद आ रहा हो। तो एक पूरा नया बिजनेस सेट करना और इतना बड़ा नेशनल लेवल पे इवेंट करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली जो फेम और ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर कर रही थी, जो ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर कर रही थी। नो बैकअप, नो गॉडफादर, नो एक्सपीरियंस, perfect, starting from scratch is the biggest challenge. Second was no team set. तो इनिशियल लेवल पे, स्टार्टअप पे तो एक इंसान खुद ही सब कुछ करता है। स्टार्ट टू एंड सब कुछ खुद करता है। तो मैंने और मेरी एक एम्प्लॉई थी, हम दोनों ने मिलके एंड टू एंड सारा काम खुद से किया। मुझे आज भी याद है जब बड़े बड़े दिग्गज हमसे पूछते थे कि टीम होगी आपकी, काम करती होगी, तो हम झूठ बोल लेते थे कि हाँ 20 लोगों की टीम है। आई थिंक हर कोई इससे रिलेट करेगा। हाँ डेफिनेटली, मैंने बहुत बार किया। आई फर्मली बिलीव इन फेक इट टिल यू मेक इट, और इस सिंगल चीज से मेरा बहुत फायदा हुआ है।
और बट ये नहीं कि तुम बस बोले जा रहे हो झूठ और एक्शन नहीं ले रहे। लाइक अगर मैं बोला तो मेरी पूरी जी जान लगा दूंगा वो चीज़ को सच बनाने में, तब ये फिनोमिना काम करता है। और आज बोल भी रही हूँ क्योंकि काफी कुछ हो गया तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, exactly. आज मैं बोल सकती अभी हम हूँ। पीछे से आगे आ रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ्स हैं। हाँ, बताइए हाँ। बताइए बताइए। तो ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था कि आपने इंटरनेशनल लाइसेंस लिए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा प्रोडक्शन, एक ऐसा पैजेंट ऑर्गेनाइज करो जिससे इंटरनेशनल बॉडीज़ को आप पे भरोसा आ जाए। आई वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर ऑन बोर्ड फॉर ऑल द इंटरनेशनल पैजेंट्स। वाओ, ओके। एंड आई एम स्टिल द यंगेस्ट। उनके पास जनरली जो भी डायरेक्टर्स होते हैं Still the youngest. काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में माहिर होते हैं। तो आपने ये कैसे क्रैक किया? बहुत सारे जिन लोगों को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है, उनको भी हेल्प होगी कि आपने ये कैसे क्रैक किया। बिकॉज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्री में नाम है, उसमें अपनी जगह बनाना एज अ न्यू कमर विदाउट एनी गॉड फादर कुछ भी घुसना, एक जल्दी से बता दो कि लोग कैसे कर सकते हैं और आपने कैसे किया? आप कुछ भी कर लो, आपका जो फायर और पैशन है ना वो छुपा ही नहीं छुपेगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो फायर और पैशन आइडेंटिफाई करने की आंखें क्षमता रखता है, वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेगा। मेरे लिए मिसेस वर्ल्ड का लाइसेंस या मिसेस गैलेक्सी का लाइसेंस लेना आज मैं बहुत आसानी से बोल पा रही हूँ, बट आई थिंक दे अंडरस्टूड माई ड्रीम्स, दे अंडरस्टूड माई प्लान, माई फर्म गोल। उन्हें पता चल गया कि लड़की के पागलपन है। तो कोई भी बिजनेस को, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी पर्सनल ग्रोथ की चीज़ हो, आपको वो पागलपन और वो फायर और पैशन होना ज़रूरी है। गॉडफादर होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हाँ इतना बैकअप होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना टीम होना चाहिए, बट द कोर ऑफ एवरीथिंग इज़ द पैशन, द फायर। तो वो चीज़ थी मेरे में जो मैं आज की तारीख में समझती हूँ कि मेरी नैया पार करा दी। और वो फायर पैशन ने कोई भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करने दिया, कोई भी माइलस्टोन, कोई भी चैलेंज में मुझे रुकने नहीं दिया। कई जैसे मैंने बताया चैलेंजेस आए, बट आई नेवर स्टॉप्ड। इट वाज ऑनगोइंग फायर, वो जल रहा था अंदर। एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप, मैं सोचती थी, वो फर्स्ट थॉट होता था कि क्या करना है इंडिया के लिए, इंडिया को क्राउन दिलाने के लिए क्या करना है। So every small act, everything that I was doing was in the favor of getting that Mrs. World crown for India. As I said, it had become the purpose of my life. बहुत सारी ladies देख रही हैं. What do you want to say? I would say that dreaming is very good. Self-doubt is also good. Okay. Yes. Because जब तक आप lost नहीं हो, self doubt is a sign of being lost. Self doubt is a sign of your thinking about yourself. दो नेगेटिव, बट आप अपने बारे में एटलीस्ट सोच रहे हो। और जब आप में सेल्फ डाउट आता है, इतना अवेयरनेस आ गया है कि आप खुद पे डाउट कर रहे हो, तब जाके आप उसे करेक्ट करने का पहला स्टेप लोगे। तब जाके आप अपनी ड्रीम्स पे गौर करोगे कि मेरे में ये कमी है बट मुझे ये अचीव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने ड्रीम्स को, हर फीमेल को, जैसे आपने फीमेल की बात की, एवरी फीमेल हैज़ टू बिलीव इन हर ड्रीम्स एंड इट्स ओके। हम सब कहीं ना कहीं कम हैं और काफ़ी जगहों पे ज़्यादा भी हैं। 100%। अब वो आपका चॉइस है कि आप अपना अटेंशन कम वाले एरिया में दो या ज़्यादा वाले एरिया में। जी, ज़्यादा वाले में डालो। जस्ट शॉर्ट टिप, ज़्यादा वाले में डालो। ओके, परफेक्ट। सो पहली अचीवमेंट क्या थी जो भी आपके लाइफ में आपको लगा कि सही जा रही हूँ? 2019 मास्टर ब्लास्टर सीजन 1 ऑफ मिसेस इंडिया INC। बताइए। It was the best Mrs. pageant that ever happened in India and that was a season 1। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मतलब मेरे सपने के बाहर था, मेरी प्लानिंग से भी बहुत अच्छा इवेंट हो गया and we had some amazing winners and they went for Mrs. World and they performed very well, but we couldn't get the Mrs. World crown in 2019 as well। ओके। तो एक बार नहीं, मैं 2 बार हारी। ओके। 2019 में डॉक्टर राशि जैन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और शी वन
द आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड. सो कुछ सबटाइटल्स होते हैं. ओके, कितने सबटाइटल्स होते हैं? 7 से 8 सबटाइटल्स होते हैं. ओके, उसमें से एक इंडिया लेके आया. एक इंडिया लेकर आया. ओके, नॉट अ बिग विन बट अ स्मॉल विन. शुरुआत हो चुकी है हमारी. जैसा कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि आज के बाद कोई फीमेल खाली हाथ तो नहीं आएगी. परफेक्ट, नाइस. So I This is at nice. least Okay. fulfilled a part of my promise. Got it. So, एक पूरे इवेंट को कराने में क्या हसल है, एक बार जल्दी से आपको बता दो, क्योंकि लोगों को प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है कि लोग कैसे करते हैं सारी चीज़ें. लाइक अगर मैं ये बताऊँ ना कि एक पॉडकास्ट शेड्यूल करने में और पूरा रिकॉर्ड करने में क्या क्या होता है, तो उसमें लोगों को बहुत मज़ा आता है. बट आप ग्रैंड चीज़ें कर रहे हो, तो आई वांट नो. तो दो इवेंट इज़ नॉट आवर फोर्टे. हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो स्टेज पर 50 to 60 कंटेस्टेंट्स हाँ, उनको ट्रेन परफॉर्म करने वाली हैं. एग्जैक्टली. हाँ, आप वो बताइए. वो कंटेस्टेंट्स की हमने ग्रूमिंग और ट्रेनिंग पे ध्यान दिया था. हम्म. पूरा इंटेंशन मिसेस इंडिया आईएनसी स्टार्ट करने का यही था कि उम्दा से उम्दा कोचेस हों, जी. बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट्स हों, हम्म. और नेशनल लेवल पे ही लड़कियों की ऐसी ट्रेनिंग हो जाए कि वो इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर हो जाए. ओके, अब जो नेशनल में पहला स्टेप नेशनल है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो नेशनल के लिए करना चाहते होंगे क्वालिफाई, तो उसके लिए उनको क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए अभी से ही, और क्या चीज़ें उनके में परफेक्ट होनी चाहिए जो जल्दी उनको कराएं, तो वो उन जो नई ऑडियंस है. बेसिक वर्क अगर आज की तारीख में आप सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने खान पान पे, आप क्या खा रहे हो, आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हो, उस पर गौर करो, और अपनी फिजिकल अपीयरेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं. बॉडी पोस्चर हो गया, तो मिनिमम मैं बोल रही हूँ. फिर उसके आगे बॉडी पोस्चर आता है, फिर उसके बाद आपकी हेयर आती है, आपकी स्किन आती है, आपकी स्माइल आती है, आपकी वॉक आती है. चाय पियो पर बिना चीनी के. चाय चाय 5 कप पियो. चाय 5 कप में गलत मैसेज दे रहे हो, ये नहीं बोलना है. ओके, मजाक कर रहा हूँ, बताइए. तो हाँ, तो ये सारे बेसिक है. और सबसे बेसिक तो मैं बोलूँगी definitely, like how I mentioned, fire, passion is very important. And second is to love yourself and prioritize yourself. आप तभी अच्छा खाओगे जब आपको खुद से प्यार होगा, जब आपको खुद पे काम करना होगा. अगर आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. आप 4 दिन बहुत ही हेल्दी खाना खाओगे, 5वें दिन यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. 24 घंटे का दिन है, आपको पता है कि मुझे खुद के लिए कितना टाइम निकालना है. ओके, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं? हमें 15,000 प्लस एप्लीकेशंस आती है एवरी ईयर. परफेक्ट. और जब आप जिनसे मिलते हो, तो आपको क्या चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो चीज़ें लाइक बहुत टर्निंग ऑफ होती है कि यार ये इतनी गलत क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो हम पहली बात तो स्टेज 1 पे ज़्यादा जजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म, हम बिलीव करते हैं, एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का ज़रिया है. अगर हम पहले ही ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी ढूंढेंगे तो फिर हमारा काम क्या हुआ. जी, मेक सेंस. बट हम वैसा खिलाड़ी देखते हैं जो इजीली गिव अप ना करे, हारने पर भी गिव अप ना करे, जीतने पर भी उसके माथे पे जीत ना चढ़ जाए, फेम ना चढ़ जाए. तो हम वैसी पर्सनालिटी ढूंढने का ट्राई करते हैं. ऐसी पर्सनालिटी बहुत इजीली मोल्ड हो जाती है. फिर आप उनको मिसेस गैलेक्सी के लिए प्रिपेयर करो या मिसेस वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करो. हम खाली प्याला ढूंढते हैं जिसको हम भर सके, भरा हुआ प्याला हम नहीं ढूंढते. ओके, दैट्स नाइस. ओके, सो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, आपका प्रेजेंट. अब आप एस्ट्रोलॉजर हमारे हैं, आपके नहीं है, तो आप ब्रूटली ये भी बोल सकते हो कि नहीं ये गलत बोल रहे हो या ऐसा ही बोल रहे हो, बिकॉज हम नहीं जानते कि हम भी क्या बोल रहे हैं. और लाइक आई वॉन्ट टू मेक दिस इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू मेक दिस फन. इवन आई एम इंटरेस्टेड, इवन आई एम क्यूरियस कि लेट्स सी कि अभी आपका क्या टाइम चल रहा है, एंड हमें नहीं पता क्या चल रहा है. केस स्टडी या हाँ, तो ये लाइव आप देख सकते हो जो भी है. तो अभी आप मैम हमें ये बताओ कि कौन से प्लैनेट्स अभी चल रहे हैं, और सिर्फ ये मत बताना कौन से प्लैनेट्स चल रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा. हाँ, तो ये भी बताना कि इन प्लैनेट्स की वजह से क्या क्या चीज़ें मैम की लाइफ में होंगी, होने वाली होंगी, और क्या इम्पैक्ट है, क्या माइंडसेट. लाइक ओवर टू यू. थैंक यू वरुण. मैम, जैसा कि मैंने आपके बर्थ चार्ट में देखा है, आपने अभी बात की फायर और पैशन की, कि किसी भी इंसान में कोई काम करने के लिए फायर और पैशन होना चाहिए. बिलीव करती हूँ, मैं दशा में भी बिलीव करती हूँ कि आपकी दशा ऐसी होनी चाहिए. दूसरा, मैं अगर आपको बात बताऊँ, आप फायर पैशन की बात कर रहे हो, आप 10th, आपके जो 10th हाउस है, जो आपका प्रोफेशन का हाउस है, उसमें आपके मंगल प्लेस्ड है, जो फायर का ही कारक है. ठीक है.
और उसके अंदर राशि है जो वीनस की, सॉरी, शुक्र की राशि है, जिस वजह से आप ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर हो। फायर, पैशन प्लस ब्यूटी का मिक्सचर है आप। और अगर दशा की बात करें, अभी आपने जैसे बताया केतु की दशा चल रही है आपकी, डिटैचमेंट एंड ऑल हुआ, सब कुछ हुआ आपकी लाइफ में, आप फिर मेडिटेशन की लाइन में गए, खुद की खोज की आपने। ये टाइम पीरियड अभी भी वही चल रहा है, बट वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे वो अपनी समाप्ति की तरफ आ रहा है, आप खुद को एनालाइज कर चुके हैं कि आप क्या हैं, आपको आप खुद की ग्रोथ पे काम कर चुके हैं, आपको उस बस उसको इन्हेंस करना है। इन फ्यूचर में इन्हेंसमेंट का टाइम आ रहा है। और अभी केतु के अंदर शनि की दशा चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिले मिलेगा, बट फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा और अच्छा होगा। और जो नेक्स्ट ड्यूरेशन है वो मैंने आपको बता दी है, आपकी शुक्र की दशा चालू हो रही है, जो आपको इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगी, फीमेल सेक्टर में खासकर। अगर आप फीमेल सेक्टर के लिए वर्क करेंगे इंटरनेशनल, ज़्यादा टिप्स मत दो, इसके लिए हम चार्ज करेंगे। मजाक करो। ओके, आई वांट टू नो कि ये सारी चीज़ें, कुछ नेगेटिव भी है जो अभी चल रहा हो? नेगेटिव ये है कि लास्ट 11-12 मंथ से अराउंड 1 साल ही मान लो, जैसे मैम कह रहे हैं कि ग्राफ में बदलाव आया है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो राहु की वजह से थे। 2-4 चेंजेस, जैसे राहु का पैटर्न चेंज हुआ, वो आपको ऑल ऑफ सडन कुछ लॉसेस देता है, जिस वजह से आपको ये लगा कि आपका ग्राफ इस ईयर या लास्ट ईयर कुछ डाउनफॉल्स आपने फेस किए होंगे। लेकिन आपने 2022 में राहु की वजह से ही, जो आपने बताया, आप 3 ग्राउंड लेकर आई हैं, ठीक है, वो भी इसका कारक है। तो राहु आपको अचीवमेंट्स भी देता है, क्योंकि राहु जो प्लैनेट बहुत डरावना प्लैनेट है। हाँ, यूजली पर्सपेक्टिव ये होता है कि केतु, राहु और शनि, इनसे लोग डरते हैं। बट अब जैसे मेरे को जितने लोगों ने बताया, एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और मीडिया लाइन का, ये सब राहु के काम है। सो मेरे लिए राहु ही बेटर है, क्योंकि मैं राहु का काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं राहु की रेमेडीज करूंगा उनको अच्छा करने के लिए, तो मेरा काम बढ़ेगा। काइंड ऑफ मेरे को इतना समझ आया, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप ही बताओ। तो हाँ, क्या होता है, राहु और शुक्र है जो, वो मीडिया सेक्टर और ब्यूटी से रिलेट करता है। राहु आपको लाइफ में कुछ भी देगा ना, ऑल ऑफ सडन देगा, वो प्रॉफिट और लॉस हो, लेकिन जो होगा अचानक से होगा। ठीक है, वो आपको अचानक सेटबैक भी लगाओ ना, अचानक से आपको कहोगे ये प्रोजेक्ट तो हो जाना चाहिए, कैसे रुक गया, ऐसा होता है इस पीरियड में। तो राहु का अभी भी चल रहा है फेज? नहीं, राहु का फेज ड्यूरेशन जाकर अब जो चल रही है वो अच्छी है आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली आपकी केतु की दशा के अंदर हर प्लैनेट की अंतरदशा होती है। वो पीरियड आता है, किसी का 6 महीने का, किसी का साल का, किसी का 11 महीने का, किसी का 18 महीने का, ऐसे ड्यूरेशन चलती रहती है। उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट हो गया, आपकी लाइफ होगी, पर्सनली प्रोफेशनली सब डील होता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। तो जैसे आपने बताया कि 2022 में राहु की वजह से हमें सडनली इंटरनेशनल फेम, और जिस वजह से मैंने पूरा हमारा मिसेस इंडिया INC पर्पस जिसके पीछे था, इंडिया को वो दिलाना, पदवी दिलानी, वो फेम दिलाना, वो हमें मिला 2022 में मिला, और एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और आपका राहु भी 3rd हाउस में प्लेस्ड है, जो मीडिया सेक्टर से ही रिलेट करता है। तो अब इसका मतलब क्या ये है कि 2023 तो अब ख़त्म हो गया, 2024 में और 2025 में, क्योंकि राहु तो शायद चला गया है आगे, तो ऐसा है कि अभी ये 2 साल में मुझे कोई इंटरनेशनल अकम्पलिशमेंट या ऐसे इंटरनेशनल टाइटल जो हम जीतते हैं इंडिया के, ये नहीं होंगे या होंगे? नाइस, फंस जाओगे। अब बताओ। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं होंगे, क्योंकि केतु जैसे डिटैचमेंट का कारक है, आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन डिले करके दे रहा है, आपसे मेहनत ज़्यादा करवा रहा है, आपको सर्वाइव करा रहा है। तो मैं ये डायरेक्टली आपको मना नहीं करूँगी नहीं देंगे, बट कुछ डिलेज आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिले के बाद इंटरनेशनल अचीवमेंट है? इंटरनेशनल नेक्स्ट 20 ईयर्स आपके ग्लोरियस। ओके, बट नेक्स्ट 2 इयर्स में इतने ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। अराउंड आपके फेवर में 60-70% मैं इतना बोल सकती हूँ। बहुत ही मिक्स्ड रिप्लाई आया है। ठीक है। मतलब लेट्स सी, 2025 के बाद आपने बताया। 2025 दिसंबर के बाद से आपकी शुक्र की दशा चालू हो रही है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ओके, तो उसके बाद शायद मुझे ऐसे सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे। रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी ड्यूरेशन होती है हर चीज़ की। मैं बोल सकती हूँ आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, बट पर्सनली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मे बी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या प्रोफेशनली कुछ इश्यूज, तो आपको कंसल्ट करते रहना। आप जिन पे भी बिलीव करती हैं, तो कंसल्टेंसी लेने में क्या? राइट, आई गेट इट।
ठीक है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि अब ये वाला जो साल है 2024 का और 25 का साल है, इन्होंने कहा, और वो भी केतु की वजह से, आपने कहा डिलेज जो होते हैं और मेहनत जो होता है वो केतु और शनि की वजह से होता है, जिनकी अभी प्रेजेंस है। तो हर प्रोजेक्ट में, हर एरिया में आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना 200% डालूं, क्योंकि शनि इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर द हार्ड वर्क। तो आई हैव टू प्रूव शनि दैट आई एम वर्किंग हार्ड। और अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं ना तो सैटर्न आपसे खुश रहेगा, और क्या पता जो मैं 60-70 बोल रही हूँ वो 90 और 100 हो जाए। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे सैटर्न खुश नहीं होता? अल्कोहल, जिससे सैटर्न खुश नहीं होता। आई मैंने थोड़ा पढ़ा था, मैं बताऊं? सबसे पहले, हाँ बताइए। देखते हैं मेरे को कितना समझ आया अब तक। आई गेस अल्कोहल, जितना मैंने पढ़ा है, और मतलब बेसिक एथिक वाली चीज़ों में रहना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है, इतना समझा मैंने। और तीसरा कि लाइक मेरे को तो उन्होंने ये बोला था कि सेक्स मत करना और नॉनवेज मत खाना और अल्कोहल मत पीना। अच्छा, ऑफ कोर्स बिफोर मैरिज। तो फिर मैं पूछा था मैं करूँ क्या? तीनों चीज़ें मेहनत मेहनत हाँ। कहाँ पे? ओके ओवर टू यू, बताइए। एक्चुअली पता है शनि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, क्योंकि वो कर्म के कारक है, आप जैसा कर्म करेंगे वो वैसा फल देंगे। अब हार्ड वर्किंग हो, आपको आपकी हार्डवर्क का फ्रूट मिलेगा, माना थोड़ा डिले मिलता है, बट जो शनि आपको देता है ना लॉन्ग टर्म के लिए देता है। आपको राहु कोई भी चीज देगा वो ऑल ऑफ सडन देगा और ऑल ऑफ सडन ले भी लेगा। एब्सोल्युटली ऐसे होता है, ऐसे ही हुआ है। चीज़ें मिली और हट गई, लाइक 2016 मिला और हटा। 22 की बात कर रहे हैं हम। तो इंटरनेशनल क्राउन आए इमीडिएटली, और उसकी ठीक है ग्लोरी थी कुछ महीनों तक, एंड देन वी वर बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। मतलब देखकर आपको बहुत कुछ रातों रात स्टार बनाकर अचानक से गायब। हाँ भाई ये तो मेरे को भी डरा रहा है, मेरे भी व्यूज ऐसे ही बड़े हैं। मे बी। तो मैं ये समझी हूँ कि अगर आप शनि का प्रेजेंस है तो आपको बेईमानी नहीं करनी है, झूठ, वर्किंग रहना है आपको, मतलब काम करते रहना है, लेजी बिल्कुल नहीं होना है, कि आप अपनी डेली रूटीन को बना कर रखें। ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो बहुत कुछ है बट आप ऑल टाइम बेड पर हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वर्किंग नहीं है। मतलब आप किसी भी फील्ड में वर्किंग है, अपना 100% दीजिए उधर। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको लेजी बनाता है? सैटर्न ही आपको लेजी बनाता है। जिसका सैटर्न बेसिकली हम सैटर्न की दशा में सैटर्न से ही लड़ रहे हैं। हाँ, जिसका शनि खराब हो वो आपको टेस्ट कर रहे हैं ना, वो प्लैनेट आई गेस वो आपकी वो मतलब वो आपकी कुंडली में आ गए, टाइम में आ गए। अब वो सपोज साल के लिए हैं तो वो पूरा दशा होती है। ओके, सो वो दशा में अगर आए हैं तो अब सपोज जितने भी टेन्योर की दशा होती है उस टाइम पे वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपने अगर अच्छा किया तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं कंपाउंड करके, अगर आपने बुरा किया तो बुरे रिजल्ट दे रहे हैं कंपाउंड करके। बिल्कुल सही। एक तरह से फिर यहाँ पे मैं केतु को मेरे लिए एड ऑन और बेनिफिट समझूंगी, क्योंकि केतु मुझे डिटैच करवा रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं और हार्ड वर्क मेरे लिए इजी हो रहा है। ये सब इंटररिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप एनालाइज करेंगे, सब ग्रह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, कौन सी दशा आ रही है और वो क्या सिखा कर जा रही है, सब रिलेटेड होता है। तो आई कैन इमेजिन शनि केतु जी को बोल रहे कि चलो चलो अभी इसकी लाइफ में जाना है, मेरा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, यहाँ पे लंबा जम जाएंगे हम मजा आएगा। मैं भी आपको मैं देख रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट भी है और अच्छे सवाल भी पूछा। को होस्ट करोगे मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट? क्योंकि आप चीट नहीं करोगे। हाँ, मैं चीट नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छा आप ये बताओ, आपने कहा कि बेईमानी झूठ वगैरह नहीं पसंद है, आप शायद किसी की कुंडली देख के ये भी बता सकते हो कि ये ईमानदार इंसान है या फिर ये ज़्यादा बेईमानी करता है, झूठ ज़्यादा बोलता है। तो आपको मेरा चार्ट देख के क्या लग रहा है? एक्चुअली बेईमानी की अगर बात करें ना, जिसका हाइपर तो वो तो आप हो, मजाक कर। बेईमानी की बात करें या झूठ की बात करें, वैसे तो आज प्रोफेशनल लाइफ में हर कोई अपने काम के लिए थोड़ा बहुत बोलता है, ठीक है, बट एकदम किसी को डिच करना, ये सब करना, इसके लिए जिसका हाइपर एक्टिव राहु होगा ना, जिसका राहु ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उसमें ये चांसेस होते हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो नंबर 4 के लोग होते हैं, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉड में ज़्यादा मानी गई है, कि जितने भी स्कैम्स वगैरह होते हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये नहीं कह दूंगी सारे नंबर 4 ऐसे होते हैं, मोस्टली क्योंकि मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं।
क्योंकि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप 4 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड ही हैं, बिकॉज आपकी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह भी कुछ और कर रहे हैं। ग्रह की पोजीशन भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको ये शो करे कि कहीं ना कहीं ये बंदा ऐसा कर रहा है। तो आपको मेरी ग्रह की पोजीशन में देख के लग रहा है कि राहु हाइपर एक्टिव है कि नहीं है? अच्छा, राहु आपका हाइपर एक्टिव है, बट वो जो है जुपिटर के साथ है, गुरु के साथ है। गुरु क्या होता है कि वो एक बड़ा बंदा है, बड़ा इंसान है, आपके गुरु हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका हाथ आपके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए आप हाइपर एक्टिव होकर भी आप गलत नहीं कर सकते। ओह, गाइडेंस है आपके साथ, इसे बोलते संस्कार। वाह, गुड। ओके, आई वांट टू नो कि इनका जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बेसिक चीज़ें बताते हैं कि आप इमोशनल ज़्यादा हो, आप ऐसे सोचते हो, आप डिसीजन ऐसे लेते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं? ये फायरी ज्यादा है। फायरी एज इन? फायरी इन द सेंस हर चीज को लेके पैशनेट है, अपनी वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ को लेके ज्यादा पैशनेट है। तो मैं कोई भी चीज़ नाम के लिए नहीं करती हूँ, फिर उसमें मेरी जान लगा देती हूँ, और अगर मैं जान नहीं लगा सकती तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। मेरा 500% रहता है हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक काम में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में। और वहाँ पर इसलिए मैं ज़्यादातर मुझे फील होता है कि मैं मेडिटेटिव जोन में चली जाती हूँ, जहाँ मैं आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट भी हो जाती हूँ। वो सही बोल रहे हैं। हाँ, वो काफ़ी सही बोल रहे हैं। ओके। और इसलिए मेरे मुंह से शायद वो टर्म भी बार बार निकला कि फायर फायर फायर। अलाइन हो रहा टेरेंट हाउस मंगल है आपका, तो फायर तो आप में बाय बर्थ है। ओके, और बताओ, जैसे मेरे को बोला जाता है कि आप बड़ बोले हो, बोलते बहुत हो, आपको बातें करना पसंद है, तो ऐसा कुछ? बोलने के लिए आपका मरकरी अच्छा होना चाहिए, मतलब बुध आपका अच्छा होना चाहिए, और बाय गॉड ग्रेस आपका बुध आपके कुंडली में बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। नहीं, अब मेरा बाद में करेंगे, कैमरा अच्छा, मैम को इनका बोल हाँ, ये बोल रहे हैं कि मैं इतना क्यों बोलता हूँ। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो मैम का बताओ। के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, ताकि मुझे भी पता चले कि कम्युनिकेशन के लिए आपका बुध का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपका बुध अच्छी जगह प्लेस्ड है, जैसे मैम की बात करें, मैम के बर्थ चार्ट में इनका बुध का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, ठीक है, जो इनके गेन में प्लेस्ड है, मतलब 11th में प्लेस्ड है, जो इनको कम्युनिकेशन से गेन दिला रहा है। आपकी बातचीत का तरीका, आपका डील करने का तरीका ही आपका 80% प्रॉफिट बुक कर देता है। आई एम ओके टू बी अ को-होस्ट, आई गेट। मैं तो एज अ बिजनेसमैन मेरे को सिर्फ मुनाफा चाहिए। या ओके, और जैसे बिजनेस के लिए बताओ कि जैसे इनके बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें बेटर हैं? बिजनेस के लिए बात करें, अगर बिजनेस के लिए आपका 7th हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस आपका डील करता है पार्टनरशिप से, ठीक है, और आपका मेन 10th हाउस अच्छा होना चाहिए, उसी से पता चलता है आपका जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, आप किस हिसाब से डील करेंगे। तो मैम जो भी डील करेंगी ना, तो मैं ये बोलूँगी मैम अपने पार्टनर से एक स्टेप आगे रहेंगी। मैं नहीं कर रहा मजाक, एक स्टेप आगे इन द सेंस कि वो उनमें पैशन ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ रहेगी, वो किसी भी सेक्टर में जाएं, उन्हें ये है कि फ्लैग लेके मुझे ही आगे चलना है। लीडरशिप क्वालिटी, बॉसी है, बॉसी, यू कैन से दैट। बट इस वजह से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर को लो सेल्फ एस्टीम फील हो, इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। इज इट ऐसी होता है? हाँ, क्योंकि बहुत ना चाहते हुए भी आसपास के लोगों को लो सेल्फ एस्टीम या फिर कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है मतलब आपका प्रेजेंस से। एग्जैक्टली, गॉट इट। तो कभी इवन वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, ये चीज़ रहेगी, दे विल फील लो इनके आगे। बट अब ये चीज़ अच्छी भी है कि अब इनको ये चीज़ पता लग रही है, के लिए प्रॉफिटेबल है, बिजनेस ना में देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है, इमोशनली थोड़ा वीक है। बट अब एस्ट्रोलॉजी का फायदा ये है कि हमें पता लग गया है, जैसे आपको भी ये पता लग गया, तो ये अब इस पे काम कर सकते हैं, लाइक रेमेडीज करें या फिर कॉन्शियसली अवेयर रहें कि अगर कोई ऐसी बात करें और इनको रियलाइज हो जाए कि मैं ज़्यादा हावी हो रही हूँ पार्टनर पे, तो उधर संभल जाएं। वो इनको ये इस बात पे वो खुद वर्क कर सकती है। प्रोफेशनल लेवल पे उस लेवल पे ले, बट पर्सनल लेवल पे अपनी पिच थोड़ी लो रखें। अगर आपको डील करना है, आपका कोई भी है, आपके फैमिली है, पेरेंट्स है, पार्टनर है, जिससे भी डील करना, आप चाहते हैं आपकी बनी रहे, आपको पता है आप हाइपर एक्टिव हैं, फायर पैशन आप में ज़्यादा है, तो सामने वाला हैंडल ना कर पाए, अब आपको पता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, ये साल ये जो भी आप चेंजेस बोल रहे हो वो अपने आप आने लग गए। दशा
तो मेरे ख्याल से केतु ने यहाँ मुझे बहुत हेल्प किया है। अगर मुझे स्पिरिचुअल रास्ते पे ले जा रहा था तो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते चलते आदमी में एक बहुत स्पिरिचुअल वाइब और ऑरा भी आने लगती है। अगर कोई स्पिरिचुअली अवेकन है तो वो किसी पे हावी नहीं हो किसी पे सकता। हावी नहीं हो सकता। वो ट्राई करता है कि वो जितना हो सके उतना कनेक्ट करे दूसरे इंसान से, जितना हो सके उतना प्यार दे, सबको लेकर चले। तो वो वाली मंशा अब मेरी होती जा रही है वो समय के सब साथ। आपके साथ जो हुआ ना, आप उसकी वजह से ऐसे मोल्ड हो गए हो, इस तरफ चेंज हो गए हो, और आप एनालाइज कर चुके हो कि मैं क्या हूँ और मेरी पहचान क्या है। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि जो भी गलत हुआ है वो रिपीट हो, और जो सही हुआ है वो और अच्छे से हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। एंड अब बताओ, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट पे, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, मेरे लिए भी नया है एंड आपके लिए भी। आई गेस आप पॉडकास्ट पे बहुत सारे होके आए हो। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? दूसरी चीज़, कैसा उनका आप फीडबैक भी दीजिए। आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाई हूँ। मेरे ज़िंदगी के हर स्टेप पे क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, अब शायद मुझे बैकग्राउंड स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ रही है, क्लैरिटी मिली है। और फिलहाल के लिए ये वाला जो मैं इसको सेकेंड इनिंग्स बोलूँगी मेरी लाइफ की, यहाँ पर क्यों सेकेंड इनिंग्स बोलूँगी, क्योंकि सेम फेजेस और सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, बट मेरा हैंडल करने का तरीका बहुत अलग हो गया है। क्योंकि सेम सिचुएशन मैंने पास्ट में फेस की थी। दशा, जैसे मैम ने कहा कि दशा भी वही आ रही है मोर और लेस, बट वो दशा को अब किस तरीके से मुझे डील करना है और उसी को मेरे फेवर में, उसको मैं अपने औजार कैसे बनाऊं, उस तरीके से अब मैं लाइफ को हैंडल कर रही हूँ। और शायद ये होना ही था, क्योंकि जब तक आप मंजे हुए खिलाड़ी नहीं होगे, वापस से मैम ने कहा कि आपकी शुक्र की दशा शुरू होने वाली है 2 साल बाद, और शुक्र हैंडल करने के लिए इंसान को बहुत बड़े लेवल पे वाइज और मैच्योर होना पड़ता है। क्योंकि शुक्र आपको इतना ज़्यादा देता है कि वो संभालने की क्षमता सब में नहीं होती। मैम वो कुछ संभालने के लिए आपको बहुत मैच्योर करता है, इसीलिए केतु पहले आता है, आपको सब सिखा कर जाता है। देन शुक्र की दशा आती है जो आपको हाई लेवल पर ग्रोथ देती है और आपका हैंडल करना सिखाती है, आपको किसी भी चीज़ से डील कैसे करना है। तो जिस चीज़ के लिए मैं रो रही थी, जिस केतु के प्रेजेंस के लिए मैं रो रही थी, आई थिंक अब मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जो भी डिटैचमेंट फेज़ और जो भी तकलीफ़ के फेज़ से मैं निकली हूँ, वो शायद मेरे को बना रहा है एक बहुत बड़े मकसद के लिए। ओह ओके, ऑल द बेस्ट। एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? डेफिनेटली बहुत अच्छा था। और फ्यूचर प्लान्स जो भी मेरे हैं, आई वांट टू नो दैट। मैं उसी पे आ रहा था कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान नाउ? अभी तक तो मैंने इंडिया को बहुत प्राउड करा लिया है पैजेंट इंडस्ट्री में। अब मैं पैजेंट इंडस्ट्री का नक्शा चेंज करना चाहती हूँ। हम सब बोलते हैं कि पैजेंट्री इज़ अबाउट इनसाइड ब्यूटी, इज़ अबाउट इंटेलिजेंस, इज़ अबाउट विजडम, बट लोगों का जो नज़रिया है वो ब्यूटी पे ही रुक रहा है। और काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के पैजेंट भी ऐसे हैं जो ब्यूटी पे ही रुक रहे हैं। मुझे पूरा पैजेंट का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनाइज करना है, स्पेशली मिसेस सेगमेंट में। मुझे चाहिए कि जब एक कैंडिडेट मिसेस वर्ल्ड या मिसेस गैलेक्सी या कोई भी बहुत बड़े ब्यूटी पैजेंट का हिस्सा बने, तो उसका इंटेलिजेंट एस्पेक्ट, इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा अच्छी तरीके से आ गया है, रादर ओनली ब्यूटी, विच आई हैव ऑलरेडी डन विद मिसेस इंडिया INC। सो अगर आप मिसेस इंडिया INC के विनर्स देखोगे, उनका कम्युनिकेशन, उनकी इंटेलिजेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो विनर है चेतना जोशी तिवारी, शी इज़ अ वेरी वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ इंडिया, एंड शी इज़, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ में है। मुझे लगता है कि वो अपने हार्ट में इंडिया को लेके चलती है। when we say spirituality, when we say yoga, the first thing comes in our mind is India on international platform. हमारी जो रनर अप है, शी इज़ अ गायनकोलॉजिस्ट जो एक दिन में ऑलमोस्ट 100 सर्जरीज करती है। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी। सो शी इज़ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया जो एक दिन में एटलीस्ट 100 सर्जरीज करती है। शी इज़ बेस्ड इन बैंगलोर। I think these are the real example of beauty. And when she speaks, when she talks about her intention is to empower married women. जो बेसिकली ये पॉडकास्ट जो हर घर में नॉर्मल लड़की बैठ के देख रही है, औरत बैठ के देख रही है, वो उनको इंस्पायर करना चाहती है, उनकी स्टोरी उनसे कनेक्ट करना चाहती है। So this is what beauty pageant is. Beauty pageant is not only about beauty, and this is what I want to prove to the world. I want to show to the world. और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो पहले मेरा मोटिव था इंडिया को आगे ले जाना, अब मेरा मोटिव है फेमिनिन एनर्जी को हाईलाइट करना।
बेसिकली इंडियंस को भी आगे लेके जाना? डेफिनेटली, वो तो goes without, that goes in heart, बस वो तो दिल में है। परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई गेस हम अलाइन कर पाए, Definitely, क्योंकि yeah. काइंड ऑफ मेरा भी मोटिव यही है कि ऑकल्ट साइंस की अगर हम देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा डाउट है बट एस्ट्रोलॉजी इंडियन है, बहुत टाइम से है। और अगर हमने एक पूरा पॉडकास्ट बनाया था कि भगवत गीता में एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज़ हुआ है और कैसे पता लगता है, उसके सिम्टम्स पता लगते हैं। सो दैट्स द मोटिव, इंडिया को आगे लेके जाना, इंडियंस को आगे लेके जाना, इंडियन चीज़ों को आगे लेके जाना। एंड थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Varun. आप मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, लाइक लास्ट क्वेश्चन सबसे यही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस। बट आपसे मैं स्पेशली थोड़ा लंबा आंसर चाहता हूँ बिकॉज आप पर्सनालिटी भी जज करते हो, वॉइस टोन भी जज करते हो, ग्रूमिंग भी जज करते हो। सो गो ऑन। तो और आप गाली भी दे सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको मिस्टर इंडिया का टाइटल दे देती हूँ आज। ये ज़्यादा हो गया। You are good looking, you are smart, you are intelligent, you are very well spoken, and आपको पता है कि आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए और आप बहुत उम्दा तरीके से डिलीवर कर रहे हो। Wow. I think it's a complete package, and I had a great time being a guest. I connected so well, और मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं है कि आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। It is very important for someone to feel comfortable around you. अगर आपको चाहिए वो इंसान अपना दिल खोल के बाहर रखे, एग्जैक्टली, काम ये है। तो उससे वो कंफर्ट फील होना चाहिए। आपकी ऑरा और आपकी वाइब बहुत कंफर्टिंग है, एंड दैट हेल्प्ड अस टू बिल्ड अ गुड बॉन्ड, अ गुड कनेक्शन। सो यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, कुडोस टू यू, थैंक यू मैम। एंड आई वोंट बी सरप्राइज सीइंग यू वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मेरे को भी नहीं होगा सरप्राइज। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही मर पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत एक्सट्रीमली मज़ा आया। हमने इतनी कब से 12 बजे से बिठा रखा है आपको और सवाल पे सवाल पूछे जा रहा हूँ, 6 बज गए एंड हमने कम से कम 3-4 एपिसोड बना लिए जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। राइट, सो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। Thank you so much. It was Thanks for lovely. joining. It was fun. Thank you.